थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट। तो आज कोई नहीं आएगा नहीं इंग्लिश, आप लोग आगे आ जाओ, दोनों लोग यहाँ पे, आप लोग भी आगे आ जाओ। अच्छा वहीं बैठना है, ठीक है, जहाँ कंफर्टेबल वहाँ बैठो, ठीक है। बस ये है कि बिल्कुल पिछड़े पिछड़े ऐसे दूर दूर बैठो ना, इसलिए थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट। तो आपको याद हो यूनिवर्स में पहले न्यूट्रॉन प्रोटॉन दूर दूर अलग अलग थी, ठीक है। फिर ये कंबाइन हुए, कंबाइन होके क्या बनाया इन्होंने, न्यूक्लियस। कंबाइन होके इन्होंने क्या बनाया था, न्यूक्लियस। चलो न्यूक्लियस बनाया और एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज। तो देखो यूनिवर्स में पहले न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब अलग अलग थे, कंबाइंड होकर उन्होंने क्या बनाया, न्यूक्लियस बनाया। न्यूक्लियस बनाया और एनर्जी रिलीज हुई। तो हमने पूरा इनका मास मेजर किया, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन को अलग, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन को अलग अलग मास मेजर किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे जो मास आया, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का नंबर था मान लो जेड प्लस ए माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये आया यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो मास मेजर किया वो क्या है, मास ऑफ द न्यूक्लियस। अच्छा कल मैंने एटम लिख दिया था, ठीक है, वहां पे न्यूक्लियस का मास है वो, उसको न्यूक्लियस कर लो आप लोग। जब मैं डिफेक्टिव मास डिफेक्टिव मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, माइनस एम लिखा था ना, वहां पे वो मास ऑफ द न्यूक्लियस है। एटम में तो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का भी तो मास आ गया, हमें सिर्फ न्यूक्लियस लिखना है। चलो इनिशियली ये मास था और फाइनली ये इस मास को हमने क्या बोला था, ऑब्जर्व्ड मास। इसको हमने मेजर किया था किससे, स्पेक्ट्रोमेट्री से, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से मेजर किया। तो हमने देखा मास में कमी आई सर, मास हमें कम मिला, मास कम मिला, तो जो मास गायब हो गया क्या, ये देखो वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जो मास में कमी आई उसी को हमने क्या बोल दिया था, मास इफेक्ट। और जो एनर्जी रिलीज हुई उसी को हमने क्या बोल दिया था, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो मास इफेक्ट, सॉरी मास डिफेक्ट क्या आया था, जेड टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस। ये आया था, इसी को हमने बोला था मास डिफेक्ट। और जो बाइंडिंग एनर्जी आई थी सर, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस है डेल्टा एम इनटू सी स्क्वायर, डेल्टा एम इनटू सी स्क्वायर, डेल्टा एम यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। चलो चलो तो देखो, अगर 1 ग्राम मास को मैं एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी, ठीक है। मान लो मास डिफेक्ट कितना आया, 1 ग्राम। इस 1 ग्राम को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ एनर्जी में, तो कितनी एनर्जी मिलेगी अपने को, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, एमसी स्क्वायर। तो जो एनर्जी इक्विवेलेंट आएगी वो क्या आएगी, एम इंटू सी स्क्वायर। तो जो एनर्जी आएगी कितना है, मास 1 ग्राम है, 1 ग्राम किस में कन्वर्ट करोगे, किलोग्राम में, इंटू सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा ये, 1 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 16। तो कितना आ गया, 9 इंटू 10 टू द पावर 16, सॉरी 13 जूल, 13 जूल, ये एनर्जी है, ठीक है। अब सोचो 1 ग्राम, 1 ग्राम तो आप फील भी नहीं कर पाओगे अगर कायदे से देखा जाए, ठीक है। लेकिन 1 ग्राम मास ने कितनी एनर्जी को रिलीज कर दी है, हाँ जी, 9 इंटू 10 टू द पावर 13 जूल। ये क्या लिखा हुआ है,
कितना है, 10⁻13 ऑर्डर। गीगा में 10⁻9 होता है, टेरा में 10⁻, तो 90 टेरा जूल एनर्जी मिल रही है। सोचो 1 ग्राम मास से मुझे कितनी एनर्जी मिल रही है, 90 टेरा जूल। सोचो यहाँ पे बताओ सिमिलरली, यहाँ पे एनर्जी कितनी रिलीज हुई, यहाँ पे इस केस में बताओ, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम मास अगर गायब हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, तो कितना जूल एनर्जी या कितनी एनर्जी आपको यहाँ पे अपियर होगी, तो ये बताना। तो देखो सिमिलरली यहाँ पे बस मिलीग्राम में रख देना, बाकी सब सेम रहेगा। ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर मास कितना है 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो कितना आएगा 10⁻⁶। समझ में आए, केजी 10⁻⁶ kg। अब सी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, तो एनर्जी कितना जाएगा 9 × 10⁻10 जूल, 9 × 10⁻10 जूल। अगर मुझे इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते थे 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 में 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब मल्टीप्लाई कर दो इससे या डिवाइड कर दो 1.6 × 10⁻⁻19 से, तो जो एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आएगा 9 × 10⁻10 इंटू या डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आएगा। थर्ड क्वेश्चन है, एनर्जी इक्विवेलेंट टू, एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट ऑफ, मास डिफेक्ट ऑफ, एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एएमयू। मतलब अगर मास में 1 एएमयू की कमी आई तो उस मास के करस्पॉन्डिंग अपने को कितनी एनर्जी मिलेगी ये बताना है, ठीक है। 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितना किलोग्राम होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये है 1 एटॉमिक मास यूनिट में इतना किलोग्राम मास होता है। तो आपको पता चल गया 1 एटॉमिक मास यूनिट का मास कितना होगा, तो अब आप निकाल पाओगे आसानी से। E बराबर mc² होता है, मास डिफेक्ट अपने को बोला इतना है, यही तो डेल्टा mc², और मास डिफेक्ट ये दिया हुआ है। E बराबर 1 एटॉमिक मास यूनिट का मास केजी में कितना है, एसआई सिस्टम में इतना किलोग्राम है सर, इंटू सी की वैल्यू क्या है 3 × 10⁸ का स्क्वायर, एनर्जी कितनी आ जाएगी 1.67 × 10⁻⁻27 इंटू 9 × 10⁻16, ठीक है, मल्टीप्लाई करो। 15.03 इंटू 10⁻, अभी रुको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, रुक जाओ, ऐसे रखो, इंटू 10⁻⁻9, ठीक है। ये किस में आया, जूल में। अब इसको मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा 1.67 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अभी जैसे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ, अच्छा यहाँ पे, ठीक, हाँ, ओके, बताओ क्या आ रहा है,
फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, मतलब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 और 1.6 अप्रोक्सीमेटली कट रहे हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल ना, यहाँ पे 1 से थोड़ा सी बड़ी वैल्यू आएगी और इसे मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, लगभग लगभग 9 से बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है, 9.315 इंटू 10⁻⁻8, सॉरी +8, ठीक है, +8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा अगर 931.5 इंटू 10⁻6 लिखूंगा, हाँ, इंटू 10⁻6 और 10⁻6 को चलो ऐसे ऐसे लिख लो आप, और 10⁻6 क्या होता है, मेगा होता है क्या, तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट को अगर मुझे एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो मुझे इतनी एनर्जी मिलेगी, और ये आपको मेमोराइज करना है, याद रखना है, रिमेंबर इट, ये वैल्यू आपको रिमेंबर रखनी है, ठीक है, ओके। वन एटॉमिक मास यूनिट को अगर मैं, देखो वन एटॉमिक मास यूनिट को अगर मैं एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी एनर्जी मिलेगी, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल देखो, याद करने का फायदा क्या होगा, मैंने पूछ लिया 0.03 एटॉमिक मास यूनिट को मुझे कितना एनर्जी मिलेगी, ठीक, 0.003 एटॉमिक मास यूनिट के इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी हमको मिलेगी, ये आपको बताना, ठीक है। अगर मुझे 0.03 एटॉमिक मास यूनिट को किसमें कन्वर्ट करना है, एनर्जी, तो बताओ एनर्जी कितनी रिलीज हो, एनर्जी रिलीज, सर एक एटॉमिक मास यूनिट का पता है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे 0.03 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, अगर मैं बोलूं 0.0721 एटॉमिक मास यूनिट को अगर मुझे कन्वर्ट करना है एनर्जी में, इसकी इक्विवेलेंट मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी, एनर्जी रिलीज, मल्टीप्लाई कर दोगे, एक एटॉमिक मास यूनिट का एनर्जी पता है, इतने एटॉमिक मास यूनिट के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, समझ में आ रहा है, एनर्जी रिलीज आएगा 0.0721 इंटू 931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो थर्ड एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं बोलूं मास डिफेक्ट 1 ग्राम, यहाँ पे सभी जगह मास डिफेक्ट क्या था, यहाँ पे सभी जगह मास डिफेक्ट ये थी, ठीक है, अगर मैं बोलूं मास डिफेक्ट 1 ग्राम तो कितनी एनर्जी रिलीज, हाँ, यही तो गड़बड़ है, एएमयू में है सभी जगह मासेस, यहाँ ग्राम में है, अब जो फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे ना एनर्जी के लिए, वो लगाओगे डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, इसीलिए देखो पहला क्वेश्चन मैंने वही सॉल्व करवाया था, तो यहाँ पे कभी ये मत करना आप लोग कि पता चला 1 ग्राम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया, ये गलत है, ऐसे लिखना और ऐसे कट कर देना, तो सही क्या है, एनर्जी जो रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, तो वो आएगा आपका 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और सी की वैल्यू लगा देना 3 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर, ये आएगा आपका एनर्जी रिलीज, ये सही है, समझ में आया? बताओ इसके पास ये जो कार्बन है 12C6, इसके पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ये बताओ, तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितना होता था, जेड के बराबर, जेड इक्वल टू 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बातें नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे, ए माइनस जेड बराबर, तो 12 माइनस 6 बराबर 6, ठीक है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए। अब बस अपने को मास डिफेक्ट निकालना, मास डिफेक्ट कैसे निकालते थे, सर इनिशियल मास कितना है और
फाइनल मास कितना, मतलब रिएक्टेंट का मास कितना है और उनके बीच का गैप ही तो बोलते थे, डिफरेंस ही तो बोलते थे मास डिफेक्ट। तो जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये कंबाइंड होने के पहले का मास है। अब जब कंबाइंड होकर इन्होंने न्यूक्लियस बनाया तो न्यूक्लियस का ऑब्जर्व्ड मास कितना है वो दिया हुआ है न्यूक्लियस। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है लेकिन सॉल्व करेंगे हम। जेड कितना दिया हुआ 6, मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया हुआ है 1.007825 AMU, ठीक है, प्लस प्लस ए माइनस जेड भी अपना 6 आया था क्या, और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा 1.008665 AMU माइनस ऑब्जर्व्ड मास कितना दिया हुआ है 12 AMU, तो ये आएगा अपना AMU में आएगा, जो भी आएगा AMU में आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -12.00 AMU, ठीक है। चलो अब इसको ऐड करोगे तो क्या है 12.098940, ठीक है, माइनस 12.0000 ऐसे करते चले जाओ जो भी है, ठीक है। ये आ गया डेल्टा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो डेल्टा एम कितना आ गया 0.09890 AMU आया क्या, ये मास डिफेक्ट आ गया। पहला अपना सॉल्व हो गया, ठीक है, फर्स्ट, ये फर्स्ट सॉल्व। सेकंड यहाँ पे सॉल्व करना, ठीक है, सेकंड। अब मैंने आपको मेमोराइज करने के लिए बोला था जब मास डिफेक्ट 1 एटॉमिक मास यूनिट का होगा तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन, कितना है मास डिफेक्ट, तो एनर्जी रिलीज कितनी आएगी, एनर्जी रिलीज फॉर तो 0. अब डेल्टा एम अपने को पता है 0.09890 AMU। अब इतनी मास डिफेक्ट के लिए एनर्जी रिलीज कितनी होगी, एनर्जी रिलीज E बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, और डेल्टा एम ये है और सी आपने निकाला था तो एक रिजल्ट आ गया था, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 0.09890 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये एनर्जी रिलीज होगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो रिलीज एनर्जी आएगी वो लगभग लगभग आएगी 91.287 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आएगी एनर्जी, ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी, यही तो है बाइंडिंग एनर्जी, इसी को तो हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते थे। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस थर्ड देख लेते हैं। थर्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब बाइंडिंग एनर्जी अपॉन में ए, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, ए ही तो न्यूक्लियस होता था, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कंबाइन हम क्या बोलते थे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। चलो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये आता था। और प्रोटॉन का नंबर पता है आपको 6, न्यूट्रॉन का नंबर ही पता है 6, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे ए से, तो ए बराबर क्या आ गया आपका 12, ए बराबर आ गया आपका 12, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो आ जाएगा यहाँ पे, बाइंडिंग एनर्जी आपने निकाला हुआ 91.287 डिवाइडेड बाई 12, सॉल्व करेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग आया, ठीक है,
7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही आ रहा है क्या? ठीक है। वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विथ मास नंबर, विथ मास नंबर, वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विथ मास, मास नंबर, ठीक है। चलो इधर हमने क्या लिखा, मास नंबर, मास नंबर मतलब ए, यहां पे हमने लिखा हुआ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब बाइंडिंग एनर्जी अपॉन में ई, ये इस एक्सिस पे है और इस एक्सिस पे मास नंबर है। तो जैसे जैसे मास नंबर बढ़ाएंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें देखना है, ठीक है। इसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। आप लोग अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे, बुकलेट पढ़ रहे होगे, जैसा कि मैंने बोला था टेक्स्ट वगैरह रीड करते रहो, तो आप लोग कुछ ऐसा दिख रहा है, एग्जैक्टली कुछ ऐसा आपको सिमिलर ग्राफ दिखेगा। यहाँ पे होता है आपका 1H2, 1H2, यहाँ पे कहीं पे होगा 1H3, 1H3। अब ये दोनों कंबाइंड होकर हीलियम बनाते हैं। देखो सन से जो इतनी एनर्जी मिल रही है, क्यों मिल रही है? क्योंकि उसमें, अभी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। छोटे जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस है वो कंबाइंड होके बिगर न्यूक्लियस बना रहे हैं, और वो हीलियम है यहाँ पे 2He4, ठीक है। सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल है। अब ऐसा नहीं कि हमने ग्राफ को एक फंक्शन बनाया होगा, नहीं, पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट का हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बनाया, निकाला और फिर कॉर्पस को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है 16O8, यहाँ पे आपका कार्बन है 12C6, ठीक है। चलो सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है, ये किसके लिए होगा? आपका आयरन 5626, ठीक। ये बाइंडिंग मास नंबर इसका है 56। यहाँ पे कहीं पे आपका होगा यूरेनियम 238, 92, यहाँ पे कहीं पे आपका होगा बेरियम और क्रिप्टॉन में किसका मास नंबर ज्यादा होता है, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, बेरियम का या क्रिप्टॉन का? तुम लोगों को भरोसा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है क्रिप्टॉन होना चाहिए। बेरियम, पीरियोडिक टेबल सर्च, देखिए बेरियम यहाँ पे है और क्रिप्टॉन इधर कहीं का, तो क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कम है और बेरियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो क्रिप्टॉन कम हुआ ना। चलो ठीक, कोई बात नहीं। थोरियम,
जो भी है, ठीक है। चलो, यहाँ पे अपना यूरेनियम होगा, ये अपना ड्यूटेरियम है, ये क्या है, टाइट्रियम है। ड्यूट ये ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम मिलके क्या बनाएंगे, हीलियम। उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी कर में। अच्छा, अभी तो कर रिप्रेजेंट किया, अभी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है आपको भी बताया नहीं मैंने, ठीक है। आप लोगों ने तो फॉर्मूला याद कर लिया, बाइंडिंग एनर्जी में मास नंबर से डिवाइड कर देंगे तो अपने को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग ये पढ़ते चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला, मान फॉर एग्जाम्पल टू फैमिली है, ठीक है, टू फैमिली, एक फैमिली ए है और दूसरी फैमिली बी है। दोनों ही फैमिली की मंथली इनकम 5 लाख रुपीज है, ठीक है। मान लो मंथली इनकम कितनी है, 5 लाख रुपीज है। और मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ कौन सी फैमिली वाले अच्छे आराम से जी रहे हैं बिल्कुल, बताओ क्या जवाब आएगा। हम्म? भाई पहले ये बताओ, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर वर्सेस मास नंबर का जो हमने कर्व बनाया, ये पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है सबके लिए अलग अलग कैलकुलेट किया, फिर रिप्रेजेंट किया उसको इस कर्व में। हीलियम के लिए यहाँ आया, मान लो थोरियम के लिए यहाँ पे आया, क्रिप्टॉन के लिए यहाँ पे आया, बेरियम के लिए कहीं पे, मतलब जो भी पॉइंट आ रहा है तो उसको कोऑर्डिनेट ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसको हमने एक लाइन से ज्वाइन कर दिया तो अपने को कर्व कुछ ऐसा मिला, ठीक है। ये तो चलो कर्व की बात हो गई। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर को समझने के पहले ये एग्जांपल समझना बहुत जरूरी है। दो फैमिली है, दोनों ही फैमिली की मंथली मंथली इनकम कितनी है, 5 लाख रुपीज। तो मैं बोला कौन सा फैमिली ज्यादा अच्छे से जी रही है, ज्यादा आराम ऐशो आराम है उसके पास। हाँ, क्या क्या मांगे, हाँ वेरी गुड, बहुत ही अच्छा जवाब है, ठीक है। अब आपको पूछना चाहिए सर फैमिली में मेंबर कितने हैं। अब मान लो जो 5 लाख, ए फैमिली, इसमें मैंने बोल दिया 4 मेंबर है, और इसमें मैंने बोल दिया 20 मेंबर है। गांव में यही होता है, ठीक है। 2 लोग कमाते हैं, 20 18 लोग बैठ के खाते हैं, है ना। वो कहीं पे तो है ना, केस लड़ने जा रहे हैं, किसी से लड़ाई कर लिया है? कुछ तो कर रहे हैं कांड, बैठे घर पे, 2 लोग बाहर बस निकल के किसी तरीके से घर वालों को, है ना, पैसे दे रहे हैं। चलो, दोनों ही फैमिली की मंथली इनकम कितनी है, 5 लाख। अब जैसे शहरों में क्या, शहर में क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली रहती है। गांव में चले जाओ, जैसे मैं बोला था ना, बाजार है पूरा, फैमिली उधर सब, लेकिन ये है कि सबकी सैलरी ठीक ठाक, वो खुद ही सफिशियंट है, ठीक है। लेकिन एक एग्जांपल देना है, जैसे मान लो गांव में सब ज्वाइंट फैमिली रहती है, आप जाओगे तो बिल्कुल जो किचन में एक बार चला गया, जैसे मम्मी वगैरह है, ताई जी हैं, सिस्टर वगैरह, एक दिन में 100 100 रोटी बन रही मान, ठीक है, मशीन खरीदनी पड़ रही रोटी बनाने की, इतना हो जाता है, ठीक है। तो चलो ये तो गांव की बात होगी, ये शहर की बात है, 10 रोटी बनाए निपट गई, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ कभी, तो सबसे अच्छी लाइफ शहर वाला जी रहा हूँ, क्योंकि पर हेड कितने रुपए मिल रहे हैं सबको, 50 कितने मिल रहे हैं, सॉरी 1.25 आ रहा है क्या, हाँ, इतने लाख रुपीज मिल रहे हैं, मतलब 1,25,000 रुपए पर हेड मिल रहा है। यहाँ पे पर हेड कितना मिल रहा है, हाँ? 0.25, एक को 25,000 मिल रहा है, यहाँ पे एक को 1,25,000 मिल रहा है, कौन अच्छी लाइफ जिएगा, ये वाली ना। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकाला, 5/4 किया क्या, 5/20 किया क्या। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस जिसका ज्यादा होगा वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरे एलिमेंट्स का निकाला पीरियोडिक टेबल, इस कर्व पे हमने वो पॉइंट्स बनाए और कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हमने देखा जो आयरन है, आयरन का बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस सबसे ज्यादा था, सबसे, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस अगर किसी का है तो वो आयरन का, ठीक है। या यूं कहूं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस सबसे ज्यादा किसका है, आयरन का, ठीक है। और इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी आती है वो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी आपकी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ आयरन इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा,
अब चाहे इसके आगे जाओ और चाहे इससे कम हो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर क्या है, कम है। तो यूनिवर्स में जितने भी एटम हैं या जो भी चीजें हैं, जो भी एक्टिविटी होती है, सब क्या स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए भी तो होती है, ठीक है। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी पढ़ाई कर रहे हो, ताकि डॉक्टर बन के समाज की सेवा कर सके, आपका नाम हो सके, ठीक है। हम्म? लोग आपको रिस्पेक्ट दे, ठीक है। ये फाइट किसके लिए हो रही है, रिस्पेक्ट के लिए हो रही, ठीक है, पैसों के लिए हो रही है। क्यों, तो वो जब आपको मिल जाएगा, रिस्पेक्ट और पैसा मिल जाएगा, आप स्टेबल हो जाओ। तो आप भी स्टेबिलिटी के लिए फाइट कर रहे हो। तो वैसे ये जो जितने भी एटम है, ये क्या होना चाहेंगे, स्टेबल। सर हम तो अनस्टेबल होने के लिए फाइट करते हैं, ऐसा है कह रहे हैं हम। दोनों ही जब मिलेंगे तो एक हैवियर न्यूक्लियस बनाएंगे। तो जो लाइटर न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, फ्यूज करेगा। फ्यूज मतलब मिल जाना आके, ठीक है। और फिजन मतलब टूटना। हैवियर न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट के यहाँ पे आएंगे क्या। तो जो हैवियर न्यूक्लियस है, जो यहाँ पे हैवी न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस है, वो टूट कर यहाँ पे आना चाहेगा क्या। अगर मान लो टूट गया, ये मान लो पेरेंट न्यूक्लियाई है, दो डॉटर न्यूक्लियाई में टूट भी गया, तो सर ओवरऑल तो उनकी एनर्जी बढ़, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ज्यादा होगा, तो स्टेबल होगा, ठीक है। तो हैवियर न्यूक्लियस क्या होंगे, टूट कर ब्रेक होंगे, ठीक। इनका क्या होगा, फिजन। ऐसे लिख लेना आप लोग, फिजन हो गए। अभी मैं ये सब लिखवा दूंगा। और जो लाइटर न्यूक्लियस है, लाइटर, ये भी क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। लाइटर न्यूक्लियस फ्यूज करके ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। इनका क्या होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन, ठीक है। हैवियर न्यूक्लियस, तो जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा, एटम उतना ही ज्यादा, एटम का जो न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, उतना ज्यादा न्यूक्लियस की क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, ठीक। चलो, अभी जो सन से अपने को एनर्जी मिल रही है, उसमें क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। हाइड्रोजन के दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलके बड़े न्यूक्लियस को बना रहे हैं, और वो बड़ा न्यूक्लियस कौन सा है, हीलियम का, ठीक है। तो जब फ्यूज होते हैं तो एनर्जी खूब सारी रिलीज होती है, ठीक है। ओके, सर क्या बात है, फ्यूजन भी हो रहा है, फिजन भी हो रहा है, दोनों में एनर्जी, ये कैसे हो सकता है भाई, मास डिफेक्ट आया। फिजन होगा, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटेंगे तो भी मास डिफेक्ट आ रहा है, तो कुछ मास गायब हो जाता है, ठीक है, इस प्रोसेस में भी। क्योंकि ये जो भी रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। अगर कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती थी तो एनर्जी रिलीज होती थी, याद करो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं हैवियर न्यूक्लियस, एटम्स हैं या एलिमेंट्स है वो फ्यूजन कर रहे हैं, और जो बिगर एटम है, हैवियर न्यूक्लियस है, वो फ्यूजन कर रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, ये ब्रेक हो रहा है, ये कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो और कोई एग्जांपल बता सकते हो, इतनी ज्यादा एनर्जी जो रिलीज होती है, जैसे नागासाकी और हिरोशिमा में बॉम्ब गिरा गया था, तो वहां पे देखो वो बॉम्ब बहुत ही कम रेट के थे ना, उसमें जो एक्सप्लोड किया वहां पे एटॉमिक बॉम्ब को, कितनी सारी एनर्जी रिलीज हुई थी वहां, कितना तबाही हुआ था वहां, ठीक है। और मैंने आपको चेरनोबिल डिजास्टर बताया था, चेरनोबिल डिजास्टर नागासाकी हिरोशिमा से भी खतरनाक था, ठीक है। उसको, उस पूरे, जो क्या बोलते हैं उसको, दायरा, ठीक है, जो प्रीमाइसिस था, उसको पूरा कवर करने के लिए 30 साल लग गए अपने को, 30 ईयर्स। और उस 30 ईयर्स में हमने 2.2 बिलियन या 2.5 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए उसको, सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही की वजह से, ठीक है। एक आपका लिटिल मिस्टेक कितना बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकता है, वो आपको अंदाजा देंगे, ठीक है। आज के छोटे छोटे आराम, छोटे छोटे लापरवाही, कल को बहुत बड़ा लापरवाही बन जाती है, ठीक है। इसलिए अभी से ही सेक्रीफाइसिंग आपके अंदर होना चाहिए। नहीं यार, मुझे अपना गोल दिखना चाहिए, अपने आप को इमेजिन करो एप्रन और स्टेथोस्कोप पे, ठीक है। चलो, तो मोस्ट स्टेबल जो एटम है वो पीरियोडिक टेबल में आयरन है,
और जो हैवियर न्यूक्लियस है वो ब्रेक होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये मान लो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इधर क्या है, मास नंबर, इधर क्या है, मास नंबर, ठीक है। चलो यहाँ पे लाइटर न्यूक्लियस थे, 1H2 1H3, यहाँ पे 2He4 2He4, यहाँ पे 12C6, यहाँ पे 16O8, यहाँ पे आयरन 5626, यहाँ पे यूरेनियम 23892, ठीक है। अब ये लाइटर है क्या, ये क्या करेंगे, ये फ्यूज करके यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, फ्यूजन, इस रीजन में आना चाहिए, फ्यूजन। और जो हैवियर न्यूक्लियस है वो फिशन करके यहाँ पे आना चाहिए, इस रीजन में, ठीक है। तो इनका क्या होता है, फिशन, ये बनाना है आपको, ये फिशन करते हैं और ये फ्यूजन, लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन होके यहाँ पे पहुंच गए, तो भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा हो गई, स्टेबल हो गए, और यहाँ पे हैवियर न्यूक्लियस ब्रेक होके फिजन, फिजन का मतलब टूटना, टूटना, यहाँ पे लिख लो। आप लोग व्हाट्सएप की लैंग्वेज में लिख लेना है ना, अगर नहीं लिखने आता हिंदी। और ये मिल रहे एक दूसरे से, ऐसे ऐसे लिखते हो ना व्हाट्सएप में, ये ऐसे, हाँ। चलो इसको नोट डाउन करो। अच्छा, पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट स्टेबल कौन है, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, मोस्ट स्टेबल आयरन है, मोस्ट स्टेबल कौन है, आयरन। ये बात समझ में, फिर से हम रिवाइज कर देंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वेरिएशन मास नंबर के साथ, ठीक है। फिर से देखो, ये लाइटर न्यूक्लियाई है, ये पूरा हमने कर्व बनाया, मतलब एक एक एलिमेंट का हमने क्या किया, निकाला बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इसको इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो कर दिया, ये पॉइंट यहाँ पे, हीलियम के लिए पॉइंट यहाँ पे आया, कार्बन के लिए यहाँ पे आया, ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे आया, आयरन के लिए यहाँ पे, तो ऐसे खूब सारे एलिमेंट्स के लिए हमने निकाल दिया, और वो पूरे कर्व को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो हमें कुछ पैटर्न या कर्व ऐसा दिखा, ठीक है। और हमने देखा है इस पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी है, आयरन की, ठीक है। हाइड्रोजन और ये जो ड्यूटेरियम और टाइट्रियम इसका सबसे कम था, इन्होंने कंबाइंड करके अटेंड किया, ये डॉटर न्यूक्लियस में ब्रेक होकर अटेंड किया। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लेना आप लोगों के दिमाग में आया होगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1H1 क्या होगी, कोई बताना चाहेगा। प्रोटियम बोलते थे ना इसको, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 1H1 की क्या होगी, ये बताओ। बाइंडिंग एनर्जी फॉर 1H1 क्या आएगा, 0, 1H1 0। एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूं कॉन्सेप्ट बेसिस पे, क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी, क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज बाइंडिंग एनर्जी, ये स्टेटमेंट 1 है, मान लो ये स्टेटमेंट 1 है, इज बाइंडिंग एनर्जी। दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा हूं, क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी, इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। कौन सा सही है बताना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सर जिस फैमिली में कम मेंबर हैं उसमें वो लोग ज्यादा आराम से जी रहे होंगे, ठीक है, क्यों, क्यों उसमें भी लड़ते रहते हैं। तो स्टेटमेंट 2 आपका करेक्ट है, ये ट्रू है, ये ट्रू है और ये फॉल्स।
बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम दिया हुआ है आपको इज 28.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम दिया हुआ है आपको 35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे पूछ रहा है विच एलिमेंट इज मोर स्टेबल, इज मोस्ट स्टेबल या मोर स्टेबल है, मोस्ट मोर। लोगों ने देखा विच एलिमेंट इज मोर स्टेबल, तो सर बाइंडिंग एनर्जी तो लिथियम की ज्यादा है और हीलियम की कम है। लेकिन मैंने आपको बताया था बाइंडिंग एनर्जी स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं होता है। क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो फॉर हीलियम यहाँ पे निकालो, हीलियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी आपको दिया हुआ है 28। इसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आएगा वो कितना आएगा? 28/4। न्यूक्लियन का नंबर ये है ए, ये है, तो कितना आ गया? 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लिथियम के लिए बातें कर लेते हैं। लिथियम की बाइंडिंग एनर्जी कितनी दी हुई है? 35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा? 35/7। ये अपना ए दिया हुआ है, तो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहां पे ज्यादा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? यहाँ पे। हेंस हीलियम इज मोर स्टेबल, हेंस हीलियम इज मोर स्टेबल। चलो एक और दे रहा हूं आपको क्वेश्चन, देखो। फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल, फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर 3 nuclei, for 3 nuclei P, Q and R. Arrange them in decreasing order, of their stability, वो डेटा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। P, Q, R। यहाँ पे आपको दिया हुआ है एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर ए, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है बाइंडिंग एनर्जी। इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पी का जो मास नंबर दिया 1056 और एनर्जी बाइंडिंग जो दी है 160 और 56। आपको बताना है किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना। आर पी, चलो देखते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर पी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर पी निकालने चलने पहले क्या आएगा? 100 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया क्या? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ क्यू क्या आएगा? 60/5, 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया क्या? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर फॉर आर 56/6 क्या आएगा? 9 पॉइंट समथिंग है क्या?
9.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी है? क्यू। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता था तो क्यू सबसे ज्यादा है, फिर आर सॉरी पी है। सही लिखा है ना मैंने? हाँ, क्यू है, फिर आर है, फिर यही बता रहे थे ना, क्यू आर पी। हाँ हाँ, पॉइंट में क्यों आया? अच्छा, ये मैंने उल्टा कर दिया क्या? पी क्यू आर, तो सबसे ज्यादा क्यू होगा, फिर पी होगा, फिर आर होगा। अब सही है क्या? चलो ये है ऑर्डर। चलो अब नेक्स्ट थोड़ा सा नॉलेज बूस्टर उसको देखेंगे, फिर खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, दो तीन। नेक्स्ट लिखो नॉलेज बूस्टर। नॉलेज बूस्टर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो मान लो ए प्लस बी सी प्लस डी प्लस एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड, इसको हम क्या बोलते थे? रिएक्टेंट। इसको हम क्या बोलते थे? रिएक्टेंट। ये अपना क्या है? प्रोडक्ट। जब रिएक्शन हुई, जब ए और बी को हमने रिएक्शन करवाया तो अपने को प्रोडक्ट मिला और क्या रिलीज हुई? एनर्जी। जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब ये जो प्रोडक्ट है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। कई बार आप लोगों को हीट दे के रिएक्शन करानी पड़ती थी क्या? जब हीट दिया तो रिएक्शन होता था, मतलब आपने उसकी एनर्जी बढ़ाई ना, मतलब पहले स्टेबल था, वो अनस्टेबल नहीं होना चाह रहा था, आपने उसको एनर्जी दिया रिएक्टेंट को, फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो वहां पे क्या है? वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है क्या? नहीं। यहाँ पे तो आपने सर जैसे ही ए और बी पास पास आए वैसे सी प्लस डी बन गया। ठीक है, ओके। वैसे ही सी प्लस डी बन गया, प्रोडक्ट बन गया और एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी रिलीज का मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अच्छा। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ना, इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? क्यू वैल्यू। क्या बोलते हैं? क्यू वैल्यू। यही जो एनर्जी रिलीज हुई इसी को हम क्या बोलते हैं? क्यू वैल्यू। क्वालिटी ऑफ द रिएक्शन, क्यू मतलब क्वालिटी, क्यू वैल्यू, कितना ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है, क्यू वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब प्रोडक्ट स्टेबल है। ठीक है, चलो तो बताओ, अच्छा ये जो एनर्जी रिलीज, इधर ध्यान दो, एनर्जी जो रिलीज हुई है, मास में कमी आया होगा सर पक्का। यहाँ का मास ज्यादा होगा और यहाँ का मास कम होगा, तो जो मास में कमी आई है वही किस में कन्वर्ट हो गई है? एनर्जी में। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगा क्या? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये ज्यादा हुआ तो ज्यादा स्टेबल। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं मास डिफेक्ट तो कैसे लिखूंगा? मास ऑफ रिएक्टेंट, अगर मैं मास डिफेक्ट लिखना चाहूँ, मास डिफेक्ट डेल्टा एम, जो मास में कमी आई, मास डिफेक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। अभी जो एनर्जी रिलीज हुई इसी को हम क्यू वैल्यू बोल रहे हैं। अच्छा, ये जो मास डिफेक्ट तो हमने निकाल लिया डेल्टा एम बराबर। अब जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है वो कितनी आएगी? एनर्जी रिलीज को जिसको हमने क्या बोल दिया है? क्यू वैल्यू। क्या बोल दिया है? क्यू वैल्यू। वो क्या आएगी? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अच्छा, डेल्टा एम कितना है? क्यू वैल्यू इक्वल टू डेल्टा एम है मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, अब सी स्क्वायर को अंदर लेके आओ तो क्यू वैल्यू को क्या लिखोगे?
मास ऑफ रिएक्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी, ऐसे लिखो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये आपका क्या आ जाएगा, क्यू वैल्यू। ये आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो जो क्यू वैल्यू आएगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो न्यूट्रॉन को बम्बार्डमेंट करा है, तो यूरेनियम न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराओगे तो क्या आएगा बताओ, एक दो अलग अलग डॉटर न्यूक्लियर में ब्रेक हो जाएगा, तो अपने को एनर्जी रिलीज होगी। इसी एनर्जी जो रिलीज हुई इसको क्या बोल देते हैं, क्यू वैल्यू, ठीक है। तो क्यू वैल्यू के लिए लिख लो, डेफिनेशन में लिख लो, चलो क्यू वैल्यू क्या होती है, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड एज क्यू वैल्यू। न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, तो आप लोगों ने देखा, इफ एनर्जी इज रिलीज रिएक्शन ड्यूरिंग रिएक्शन, तो क्या बोलते थे पहला पॉइंट, इफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन, तो क्या बोलते थे, कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का और मतलब स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब स्पॉन्टेनियस हो गया सर, मतलब कि जो रिएक्टेंट था वो अनस्टेबल था, तो उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा, स्टेबल होगा, और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी, ज्यादा होगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये स्लाइड में जो भी हमने पढ़ा है भाई, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा था, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट हमने मतलब दो, एक मान लो न्यूट्रॉन लिया और एक यूरेनियम लिया, इनका रिएक्शन कराया, तो अपने को दो एटम डॉटर न्यूक्लियर मिले, और फिर अपने को एनर्जी रिलीज हुई, इसी रिलीज एनर्जी को हम क्या बोलते थे, क्यू वैल्यू, ठीक है। अच्छा, एनर्जी रिलीज हुई, कहाँ से आई होगी सर ये एनर्जी, मास में कमी आई, इसका मास कम है और इसका मास ज्यादा है, तो जो मास डिफेक्ट आया क्या आया, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। अब जो क्यू वैल्यू होता है ये ज्यादा स्टेबल हो गया ना, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, उसको हमने क्या बोलते हैं। अच्छा, ये जो बाइंडिंग एनर्जी लिखा है क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ये, क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं होता था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, इसको याद में रखना आप लोग, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर ड्यूटेरियम एंड हीलियम, ड्यूटेरियम मतलब 1s2 एंड हीलियम 2he4 are 1.1 mega electron volt and and 7 mega electron volt respectively, 7 मेगा। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्यू वैल्यू इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, अगर यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है तो बाइंडिंग एनर्जी नहीं निकल पाओगे, मास नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, क्या निकल जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर ड्यूटेरियम एंड हीलियम आर 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। वो बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, पर न्यूक्लियन नहीं है, वो बाइंडिंग एनर्जी ही है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड Q value for the following nuclear reaction. ये 1H2 plus
1H2 कंबाइंड होके बना रहे हैं हीलियम का न्यूक्लियस प्लस एनर्जी रिलीज्ड। इसी को हमने बोला है क्यू वैल्यू। तो अपने को क्यू वैल्यू पूछो, बताओ क्या होगा। ये क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या है अपना रिएक्टेंट है क्या, और ये प्रोडक्ट है। देखो ये लाइटर न्यूक्लियस है, फ्यूज होके क्या बना रहे हैं, हेवी न्यूक्लियस। क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएगी, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, यानी कि 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मुझे क्यू वैल्यू निकालना है, सॉरी क्यू वैल्यू जब निकालना है तो क्या लिखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ओके, मैंने बोला था नहीं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, नहीं बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है, तो क्या निकालोगे, बाइंडिंग एनर्जी। कैसे निकालोगे, ड्यूटेरियम का पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट की बात कर लेता हूँ। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना दिया, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कितने न्यूक्लियन है, ये है ना नंबर ऑफ न्यूक्लियन, मतलब मास नंबर। ये तो आप लोग पढ़ते थे ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये मान लो 7 दिया है तो बाइंडिंग एनर्जी कितना हो गया, 7 इंटू 8, ठीक है। तो यही लिख रहा हूँ 7 इंटू 4, तो 4 इंटू 7 हो गया, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में ड्यूटेरियम 2 है, इसका भी 1.1, इसके पास कितने न्यूक्लियन है, 2, प्लस इसका भी 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसके पास भी कितने न्यूक्लियन है, 2। अब इनका माइनस करो तो क्या आएगा, 28 माइनस ये क्या हो जाएगा 4.4, तो क्या आ जाएगा ये 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई क्यू वैल्यू, ठीक है, ये आ गई क्यू वैल्यू। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर लिथियम एंड हीलियम आर 5.60 mega electron volt and 7.06 mega electron volt respectively. Calculate the value of energy released. Calculate the value of energy released in this reaction, in the following reaction. एनर्जी रिलीज पूछा है, मतलब क्या पूछा है, ये क्यू वैल्यू पूछा है, ये क्यू वैल्यू है आपका, ठीक। देख लेते, चलो। तो क्यू वैल्यू कैसे निकालते थे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है, हीलियम ही तो है। हीलियम की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया कितना दिया, 7.06, और कितने न्यूक्लियन है, 4 प्लस 7.06 इंटू 4, ठीक है। चलो माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, चलो बताओ इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, नूरे आप बताओ इसकी बाइंडिंग एनर्जी, 0, अभी तो पढ़ाया था 1H1, कोई न्यूट्रॉन ही नहीं सर। जब न्यूट्रॉन ही नहीं तो कहां से इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालो, ठीक है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी 0। लिथियम की क्या दे रखी है, 5.6, और न्यूक्लियन कितने, 7, ये होते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। ये माइनस में था, ठीक है, प्लस 0, 0 किसका है, हाँ प्रोटियम। अब मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आएगा 0.4856, और ये आपका आ जाएगा माइनस 39.20। तो सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 82
7.1 यही आ रहा था ना 17 पॉइंट, हाँ ठीक, ये आ गया क्यू वैल्यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बताओ इसमें, फर्स्ट और फोर्थ? चलो यही आ रहा है क्या सबका? देखो अच्छा ये बताओ रिएक्टेंट में कौन है, बी है, तीन, क्या 3 मोल्स जो भी है यहाँ पे, ठीक है 3 मोल्स, 3 एटम्स, 3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चलो आपने 3 बी के एटम को क्या क्या कंबाइन किया, तो जब 3 बी के एटम को कंबाइन किया तो एक अपने को ए मिल रहा है, और उस प्रोसेस में क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो जो एनर्जी रिलीज हुई है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। चलो तो ये क्यू वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यू वैल्यू आप लोग कैसे निकालते थे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। चलो क्यू बराबर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ई ए, इसकी एनर्जी कितनी है ई ए, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ई बी, कितने एटम्स थे 3, ई ए माइनस 3, ये आ गया पहला। नेक्स्ट बताओ, देखो बाइंडिंग क्यू वैल्यू यहाँ पे कैसे निकालोगे, क्यू वैल्यू बराबर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो क्यू वैल्यू क्या आएगी बताओ, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितना दिया हीलियम के लिए, x2 दिया हुआ, क्या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया सर, तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए हमें न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या 4 माइनस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का दिया हुआ x1, x1 इंटू 2 माइनस सॉरी प्लस 2 x1, तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्यू वैल्यू आ जाएगा आपका 4 इन ब्रैकेट x2 माइनस x1। चलो तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चलो अब कुछ बातें, अगर मान लो क्यू वैल्यू पॉजिटिव आ रही तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ये नोट करके लिख लो, नोट करके पहला पॉइंट लिखो, नोट फर्स्ट, if q value is positive, if q value is positive then energy is released, energy is released in this reaction, energy is released in the reaction। दूसरा पॉइंट लिखो, ये दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं यहां पे, sometimes in question, in question mass of nucleus is not given, rather mass of atom is given, mass of atom is given। तो अगर हमें मास ऑफ न्यूक्लियस फाइंड आउट करना, फॉर एग्जांपल हीलियम का, हीलियम एटम ले लेते हैं, ठीक है, हीलियम एटम, हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, हीलियम एटम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, और ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या दे दिया, मास ऑफ द एटम दे दिया है, और मास ऑफ न्यूक्लियस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। सर न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, हमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का मास नहीं चाहिए, तो माइनस करना पड़ेगा ना, तो मास ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू मास ऑफ एटम, वेरी गुड, मास ऑफ एटम माइनस मास, यहां पे लिखो अच्छे से, मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास ऑफ एटम
माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझना। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। जो न्यूट्रॉन है उस पर चार्ज क्या होता है? जीरो। चार्ज कितना होता है? जीरो। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है क्या? जितना भी चार्ज है पॉजिटिव है, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ आपको, ये जो प्रोटॉन है ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इसको रिपेल करेगा क्या इधर? ठीक है, ये प्रोटॉन इसको इधर रिपेल करेगा क्या? ये वाला प्रोटॉन इसको इधर रिपेल करेगा क्या? ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर, ठीक है। तो जितने भी प्रोटॉन थे वो सब क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं इस पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन को। तो सर अगर प्रोटॉन को ये सारे प्रोटॉन, इस प्रोटॉन के सारे प्रोटॉन क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। तो ये जो कूलम्बिक फोर्स है, ये कूलम्बिक फोर्स ही तो था, ये कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स है। तो न्यूक्लियस को तो टूट के बिखर जाना चाहिए था सर। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन तो अट्रैक्ट करेगा नहीं, चार्ज जैसे बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है, कोई मतलब ही नहीं इसको, ठीक है। क्या हो रहा है, इसको कुछ लेना देना ही नहीं जो अभी तक हमने पढ़ा उस हिसाब से, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रॉन चार्ज जैसे आपने बोला है तो फोर्स लगाएगा नहीं। ये प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे देखा यार, ये तो टूट के बिखर जाना चाहिए था, लेकिन ये बिखर नहीं रहा है, स्टेबल है। क्यों? तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, बोला यहाँ पे एक फोर्स और है। इस फोर्स को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियर फोर्स। क्या नाम दिया? उस न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, और वो बहुत ही शॉर्ट रेंज में काम करता है, और वो नेचर में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। क्या है नेचर में? है ना। तो आपको रीजन क्या मिला? ड्यू टू कूलम्बिक force of repulsion, nuclear must break out, but it but in practical ऐसे लिखो, but in practical it is stable. क्यों stable? due to strong nuclear force of attraction, due to strong nuclear force of attraction। बात समझ में आई? ओके, तो नेचर में चार तरीके के फंडामेंटल फोर्सेस है। पहला ग्रेविटेशनल, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, और तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो जो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है न्यूक्लियर फोर्स की, बहुत ही शॉर्ट रेंज में काम करता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, जैसे रेंज बढ़ाओगे तो रैपिडली डिक्रीज होता है, ठीक है। और ये जो प्रोटॉन और न्यूक्लियर फोर्स जो लगता है वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है,
प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारा न्यूक्लियस क्या है, स्टेबल है। ठीक है, और मजे की बात ये है कि न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स में लिखेंगे कुछ बातें। प्रॉपर्टीज ऑफ, न्यूमेरिकल नहीं आता है, 2023 में यही कॉन्सेप्ट आ गया था, नीट 2023 में क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ गया था, नीट 2023 में। न्यूक्लियर फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। पहला, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। दूसरा, शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, मतलब 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में ये काम करता है। ठीक है। तीसरा, अट्रैक्टिव इन नेचर है, अट्रैक्टिव इन नेचर। चौथा, डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। पांचवा, ये जो फोर्स है, मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, ये जो न्यूक्लियर फोर्स मतलब जो फोर्स बिटवीन प्रोटॉन, इसे लिख लेना, इंप्लाइज कर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन इक्वल टू, जैसे के नीचे लिखो यहाँ पे, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन इक्वल टू फोर्स बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल टू फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। ये चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा और अट्रैक्टिव इन नेचर है, तो जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगे वही प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में वही फोर्स न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा। ठीक है, फोर्स है इसको फाइंड आउट कर, जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स फार्मूला निकाला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का निकाल लिया था। इस फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए कोई सिंपल फार्मूला नहीं अपने पास, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो पांचों पॉइंट लिख लेना है ना। नो फार्मूला इज डिराइव्ड फॉर, नो फार्मूला इज डिराइव्ड टू कैलकुलेट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अभी तक कोई भी डेरिवेशन साइंटिस्ट नहीं कर पाए हैं फोर्स को डिफाइन करने के लिए, किस फॉर्मूले से फोर्स निकाला जाए, कोई सिंपल फॉर्मूला डिराइव नहीं किया गया। ठीक, इफ mass of helium atom is m and mass of each electron, या mass of electron सिर्फ लिखा हुआ है, सारे इलेक्ट्रॉन का नहीं बोल रहा है, mass of electron is x, then mass of helium nucleus क्या होगा, mass of helium nucleus। बताओ क्या लिखोगे। तो आपको पता है मास ऑफ द न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस बराबर मास ऑफ एटम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, 2। तो क्या लिखोगे, m-2x। समझ में आई? ठीक है, अब आप लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस पढ़ लिया, अब स्टेबिलिटी इन हैवी न्यूक्लियस पढ़ने चलते हैं, डीके पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि सिलेबस से हट गया आप लोग अल्फा डीके बीटा डीके, लेकिन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, नहीं तो अधूरा अधूरा लगेगा। ठीक है, क्योंकि 2024 में क्वेश्चन आ गया था, बोल दिया नहीं है नहीं है नहीं, आ गया। रोलिंग से बोला नहीं है नहीं, रोलिंग भी आ गया। ठीक है, तो पढ़ के चलना है। ठीक है, ज्यादा हैवी न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रोटॉन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज इधर रिपेल करेगा, इसको ये इधर रिपेल करेगा, इसको इस तरफ इस तरफ,
ऐसे, ठीक है। चलो, हैवी न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस का मतलब क्या है ये बताओ। मीनिंग क्या है? हैवी न्यूक्लियस मतलब मास नंबर ज्यादा होगा क्या? मास ज्यादा होगा कि नहीं? मास नंबर ज्यादा है ना, ऐसे लिखो, ऐसे बना लेना सिंबल, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। मास नंबर ज्यादा तो रेडियस, आप लोग क्या पढ़ते थे, प्रोपोर्शनल टू ए की पावर में 1/3। जब मास नंबर ज्यादा तो रेडियस भी ज्यादा, रेडियस भी ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब यहां से क्या समझ गया, हैवी न्यूक्लियस अगर है तो मास नंबर ज्यादा, मास नंबर ज्यादा तो रेडियस ज्यादा, रेडियस ज्यादा हुआ तो जो न्यूक्लियर, अब यहाँ पे जो कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, इधर देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है कूलम्बिक फोर्स, जो यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स ये लगा रहे हैं प्रोटॉन, और ये जो प्रोटॉन है कूलम्बिक फोर्स को बैलेंस कौन करता था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये जो प्रोटॉन है इसको जब अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये रेंज क्या होगी, बढ़ गई क्या, जब न्यूक्लियर की रेडियस, न्यूक्लियस की रेडियस ज्यादा हुई तो जो रेंज है बढ़ गई। अब जैसे से रेंज बढ़ती है ना, अगर रेंज बढ़ाओगे, इफ रेंज increases then न्यूक्लियर फोर्स रैपिडली डिक्रीज करता है, then न्यूक्लियर फोर्स रैपिडली डिक्रीजेस, ठीक है। अगर रेंज बढ़ गया, अब यहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम हो गया, तो कौन डोमिनेट कर गया, कूलम्बिक फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि रेंज बढ़ गई। न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स था, जैसे रेंज बढ़ा वो रैपिडली डिक्रीज हो गया। तो अब इस कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस नहीं कर पाया, तो जो कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्सन था वो डोमिनेट कर गया, ठीक है। कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, जो कूलम्बिक फोर्स है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेटर देन न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब जब कूलम्बिक फोर्स ग्रेटर देन न्यूक्लियर फोर्स हो गया तो क्या न्यूक्लियस स्टेबल रहेगा क्या, क्या न्यूक्लियस स्टेबल रहेगा क्या, बातें नहीं बिल्कुल भी, क्या न्यूक्लियस स्टेबल रहेगा, नहीं ना, ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो न्यूक्लियस है ब्रेक होता है, फिर ये दो छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, इट ब्रेक्स इनटू डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो यहां पे लिखना सिंस कूलम्बिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स dominates the nuclear force, nuclear force, hence heavy nucleus, heavy nucleus, ब्रैकेट में लिखना parent nucleus, parent heavy nucleus breaks into daughter nuclei, मतलब छोटे न्यूक्लियर में टूट जाता है, डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो जब डॉटर न्यूक्लियाई मतलब छोटे न्यूक्लियस हो गए, अब रेंज शॉर्ट हो गई और न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग हो गया फिर से, और उसने बैलेंस कर लिया, ठीक है। तो वो डॉटर न्यूक्लियाई क्या है, ज्यादा स्टेबल है, ओके। तो कोई पूछेगा ये हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों होता है, बता पाओगे। हैवी न्यूक्लियस मतलब मास नंबर ज्यादा, मास नंबर ज्यादा मतलब रेडियस ज्यादा, रेडियस ज्यादा मतलब रेंज बढ़ गई, रेंज बढ़ गई मतलब न्यूक्लियर फोर्स कम हो गया। तो कौन डोमिनेट कर गया, कूलम्बिक फोर्स। जब कूलम्बिक फोर्स डोमिनेट कर गया और न्यूक्लियर फोर्स कम हो गया तो ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होगा मतलब इसमें डीके होगा, इसमें से जब ये डीके होगा तो ये छोटे से न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा, छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा तो फिर से उसकी रेडियस कम, उसकी रेडियस कम, शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज में न्यूक्लियर फोर्स फिर से ज्यादा, फिर से वो स्टेबल हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, डीके, डीके में हम लोग पहला पढ़ेंगे अल्फा डीके, हैवी न्यूक्लियस, ठीक। चलो अब देखो डीके,
डीके में हम फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं अल्फा डीके। अल्फा डीके आप लोग अभी तक पढ़ते आ रहे अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट। अल्फा पार्टिकल क्या होता है पहले तो हमें पता है। ये क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, क्या बोलोगे आप लोग? हीलियम का न्यूक्लियस, वेरी गुड। डबली आयनाइज हीलियम को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। ठीक है, आंसर में लिखोगे। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम और डबली आयनाइज्ड हीलियम is known as अल्फा पार्टिकल। ठीक है, चलो फॉर एग्जाम्पल हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब डबली आयनाइज्ड करोगे, डबली आयनाइज्ड मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है, तो कुछ ऐसा दिखेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ अपने को क्या दिखेगा? न्यूक्लियस, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। यही अपना क्या है? अल्फा पार्टिकल। यही अपना क्या है? अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो जो अल्फा पार्टिकल है, ये जो अपना अल्फा पार्टिकल आया, वो कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है क्या? पॉजिटिवली चार्ज। चार्ज इस पे कितना है? चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है? 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये अपना आ गया अल्फा पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब अल्फा डीके होता क्या है वो देखते हैं। अल्फा डीके, मान लो कोई पेरेंट न्यूक्लियाई है, ये तो हमें अल्फा की बातें हो गई, एक्स जेड। ठीक है, अगर अल्फा डीके हुआ है, क्या हुआ है? अल्फा डीके। तो ये कोई एक नया एटम बन जाएगा, मास नंबर में 2 की कमी आती है, और सॉरी मास नंबर में 4 की कमी और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है, प्लस 2He4 प्लस एनर्जी, प्लस एनर्जी। ठीक है, भाई ये एटम था, हेवियर न्यूक्लियस था, क्या हुआ? अल्फा का डीके। तो देखो मास नंबर में 4 अल्फा निकाल दिया ना, अभी भी देखो कंजर्व है। इधर देखो ये A-4 प्लस 4 ये आएगा, Z-2 प्लस 2 जेड आएगा। अभी भी मास नंबर और एटॉमिक नंबर कंजर्व है। ठीक है, लेकिन लेकिन जब ये डीके हुआ तो एक नया एटम मिला, अपना अल्फा। इसी को हम क्या बोलते हैं? जब भी कभी अल्फा डीके होगा तो मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2। ठीक है, और ये जो एनर्जी आई है भाई, ये अनस्टेबल था ना, ये स्टेबल हो गया। ये इसको हम बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियर। ठीक है, ये क्या है अपना? पेरेंट न्यूक्लियर। और इसको क्या बोल देते हैं? डॉटर न्यूक्लियर, डॉटर न्यूक्लियर। ठीक है, तो ये जो स्टेबल हुआ तो मतलब एनर्जी रिलीज हुई होगी। एनर्जी रिलीज हुई मतलब कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज मतलब रिएक्शन कैसे है? एक्सोथर्मिक है सर। एक्सोथर्मिक का मतलब क्यू वैल्यू पॉजिटिव, क्यू वैल्यू पॉजिटिव। सुनना, ये सारी बातें लिख लो आप लोग। तो इन अल्फा डीके मास नंबर decreases by 4, decreases by 4 and mass number decreases by 4, number decreases by atomic number decreases by 2, decreases by 2। ठीक है, समझ में आई है? चलो,
ये जो एनर्जी रिलीज हुई है इन दिस रिएक्शन, वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती थी। किस फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये लिख लो, इन अल्फा डीके इज ऑब्टेन्ड एनर्जी रिलीज इन अल्फा डीके, ड्यूरिंग लिखना ज्यादा सही, ठीक, ड्यूरिंग, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अल्फा डीके is obtained in the form of काइनेटिक एनर्जी पूरा लिखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है जिसको हमने क्यू वैल्यू बोला है, मतलब मैं क्यू वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, क्यू वैल्यू बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, ऐसे लिख सकता हूं क्या? जो एनर्जी रिलीज हुई इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट रिलीज हुई, प्रोडक्ट में क्या है, वाई और अल्फा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, क्यू वैल्यू, जो एनर्जी रिलीज होती थी उसको क्या बोलते थे, क्यू वैल्यू। ठीक है, नोट डाउन, एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब क्यू वैल्यू पॉजिटिव, क्यू वैल्यू पॉजिटिव मतलब क्यू ग्रेटर देन 0 है ना, तभी तो पॉजिटिव होगा। चलो अब लिखो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कल हम लोग फिजन पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजन, बीटा और गामा पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजन, और कल ही कोशिश रहेगी कि आपका थ्योरेटिकल मतलब कल मतलब मंडे को, ठीक है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए न्यूक्लियर, फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेमीकंडक्टर। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखो यहाँ पे अल्फा डीके की बातें चल रही है, ठीक है, ये अपना एक्स एटम था जिसका मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर जेड है, इसमें अल्फा डीके हुआ तो एक दूसरा न्यूक्लियस मिला अपने को जिसमें मास नंबर में 4 की कमी आई और एटॉमिक नंबर में 2 की, प्लस अल्फा पार्टिकल बैलेंस कराना है अपने को 2He4 प्लस Q, मतलब जो एनर्जी रिलीज हुई यहाँ पे, एनर्जी रिलीज हुई यहाँ पे। ठीक है, चलो ये इसको हम क्या बोलते थे, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट। एनर्जी रिलीज हुई तो मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब प्रोडक्ट स्टेबल है, और रिएक्टेंट अनस्टेबल था तभी तो डीके हुआ। ठीक है, अच्छा अब सभी लोग इधर ध्यान देंगे, ये एक्स न्यूक्लियस है, ये क्या है, रेस्ट पे था क्या, एक्स एटम है, ये रेस्ट पे था, इसमें जब डीके हुआ तो क्या निकला, वाई और अल्फा पार्टिकल, ये वाई है और ये अल्फा पार्टिकल 2He4। ठीक है, ओके, ये जेड एक्स ए, ये जेड -2 A-4। ठीक है, जब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकला होगा तो इसको रिकॉइल क्या हुआ था, पीछे की तरफ। आप याद करो एटम से जब भी एनर्जी निकलती थी तो रिकॉइल मिलता था उसको, तो अल्फा पार्टिकल जब निकला तो इसने इसको क्या दिया हुआ, रिकॉइल, तो ये इस तरफ जा रहा होगा और ये इस तरफ जा रहा होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है, ठीक है, चल, हाँ, तो इसके पास मोमेंट ये कुछ इस डायरेक्शन जाएगा, वेलोसिटी v1 मान लो, इसको मैंने बोल दिया v2 फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इसके पास मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये मास ऑफ वाई, ठीक है, इस तरफ जाएगा इनिशियली। अब आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमने नहीं लगा हुआ है, ये अल्फा डीके हुआ अपने आप स्टेबल होने के लिए, ये रिक्वायरमेंट है इसको। ठीक है, इस तरफ क्या मिला इसको, रिक्वायर, जब भी बुलेट को फायर करते थे गन से तो गन पीछे की तरफ आती थी क्या, तो वही यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लोग क्या पढ़ते थे, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम 0 बराबर फाइनल मोमेंटम, क्या लिखो सर, ये इस तरफ जा रहा है। ठीक है, मान लो इसका मोमेंटम हमने बोल दिया P1, इसका मोमेंटम क्या बोल दिया P1, इसका मोमेंटम हमने बोल दिया P2, तो क्या लिखोगे P1, हाँ मैंने साइन के साथ रख दे रहा हूँ माइनस P2, बस, तो P1 बराबर क्या आ गया P2, दोनों का ही मोमेंटम सेम है सर, दोनों का ही मोमेंटम क्या मिल गया, सेम। अच्छा अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी क्या होता था, p²/2m, p²/2m। मोमेंटम सेम है, मोमेंटम सेम था, इसको हटाओ तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, जिसका मास ज्यादा उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम। और काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो किस फॉर्म में रिलीज हुई थी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब अपने पास एक इक्वेशन है जिंदाबाद पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहां से एक रिलेशन बनाऊंगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई बराबर मास। मास इसका कितना है, अल्फा का इनवर्स रिलेशन था क्या, तो मास इसका कितना हो जाएगा, a-4 डिवाइडेड बाई ए। मास ऑफ न्यूक्लियस m इंटू ए लिखते, m इंटू a-4 लिखते, m से m कैंसिल। ये मास नंबर है, और मास करने एक न्यूक्लियन का मास है m, तो मास नंबर a है, तो m इंटू ए। ठीक है, तो ये आएगा आपका, सॉल्व करोगे तो। ठीक है, a-4 डिवाइडेड बाई a-4, हाँ ये हो गया। अच्छा इसका ये तो दिया हुआ ना 4, ये 4 दिया हुआ है ना, 4 से डिवाइड करो, a-4 डिवाइडेड बाई 4। एक इक्वेशन मान लो आपको ये मिल गई। दूसरी इक्वेशन क्या है आपको, Q बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा भी इंडिविजुअली निकल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई डॉट न्यूक्लियर का भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, फर्दर मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा बराबर a-4 डिवाइडेड बाई 4, नहीं डिवाइडेड बाई 4 नहीं है, डिवाइडेड बाई a। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करूं के ई वाई की वैल्यू, तो आएगा 4 के ई अपॉन में, ठीक है, इंटू क्यू। ठीक है, देख लो आप लोग, ये आया। सिंप्लीफाई करो, इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करो, के ई वाई की जगह पे पुट कर दो, के ई वाई को इधर ले दो, बाकी इधर 4 ए अपॉन में a-4, तो 4 ए अपॉन, तो 4 क्यू अपॉन में a-4, और सॉल्व करोगे, देखो सॉल्व कर देता हूं, यहाँ पे आप लिखना नहीं, बस मैं सॉल्व कर लूँ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ y बराबर 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा अपॉन में a-4, a-4, या यहां पे पुट करो इसको, तो q बराबर के ई अल्फा प्लस 4 के ई अल्फा डिवाइडेड बाय a-4। के ई अल्फा को कॉमन ले लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, a-4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय a-4, -4 से +4 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा आ गया आपका a-4 अपॉन में a इंटू क्यू। ठीक है, तो ये आया आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। सिमिलरली अगर मैं पूछूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई जनरली अपने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा ही पूछता है। ठीक है, तो यही काम करना, मतलब अभी हम पढ़ रहे हैं तो निकाल सकते हैं। बताओ क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, क्या है बताओ, 4 अपॉन में a-4, तो 4 अपॉन में a इंटू क्यू, ये है। ठीक है भाई, क्यू की वैल्यू यहां से देखो ना, के अल्फा आपको दिया हुआ है 4 के ई अपॉन में a-4, तो के ई वाई निकालना है अपने को, 4 अपॉन में a-4 इंटू के अल्फा, तो 4 के अल्फा आपको पता है, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, नहीं समझ में आया, ये सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व करना है इसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल, ग्रेविटेशन को सब में ये सब सॉल्व किया हमने, चार्ज, मिड पॉइंट, कहां पे मैक्सिमम, सब निकाला हमने। ठीक है, ये नहीं समझ में आया, ठीक है चलो नोट डाउन कर लो। मास डिफेक्ट निकालो सभी लोग। क्वेश्चन में आपको देखो न्यूक्लियस का मास नहीं देता है, वो क्या दे देगा, एटम का मास दे देगा। तो पहले क्या करोगे, न्यूक्लियस का मास निकालोगे, फिर डिफेक्ट निकालोगे। ठीक है, मास में कमी कितनी है ये बताओ। ये नोट डाउन हो गया, यहां तक नोट डाउन हो गया। मास डिफेक्ट इस रिएक्शन में, ये जो रिएक्शन इसमें मास डिफेक्ट कितना है, मास डिफेक्ट, या और ऐसे लिख दो, डिक्रीज इन मास कितना हुआ, डिक्रीज इन मास कितना हुआ। तो देखो जनरली इन क्वेश्चन
पॉइंट लिख लेना आपको, जनरली इन क्वेश्चन एटॉमिक मास इज गिवन, एटॉमिक मास इज गिवन। आपको क्या करना पड़ता है, न्यूक्लियस का मास निकाल के फिर मास डिफेक्ट निकालना पड़ता है। लेट mx is the mass of x, my is the mass of y plus mhe is the mass of the helium, ये अल्फा पार्टिकल, ठीक है। are the mass of respective atom, respective atom, तो ये क्या दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ क्या, x का मास mx, y का मास my, हीलियम का मास mhe आर द मास ऑफ रिस्पेक्टिव एटम। आपसे क्या पूछ रहा है, मास में कमी कितनी आई, मास डिफेक्ट बताओ। तो आपको पता है रिएक्टेंट में मास ज्यादा होगा, प्रोडक्ट में मास कम होगा, तो जब डेल्टा m आएगा वो क्या आएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। तो बताओ रिएक्टेंट का मास कैसे निकालेंगे, मास ऑफ न्यूक्लियस, सर एटम का मास है mx और कितने नंबर है जेड, सॉरी मास ऑफ द एटम दिया था ना, मास ऑफ द एटम mx माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है एटम में Ze, ये क्या बन गया, मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ एटम x था mx माइनस जेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये x हो गया माइनस ब्रैकेट में लिखो मास ऑफ प्रोडक्ट, तो मास ऑफ y दिया है उसमें से कितना माइनस करोगे, z माइनस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ हीलियम कितना दिया है mhe माइनस ट्वाइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया। अब ये क्या, ये भी x के न्यूक्लियस का मास है, ये y के न्यूक्लियस का मास है, और ये हेलो अभी क्लास में बाद में बात करता हूँ। इक्वल टू डेल्टा m क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉल्व करो mx माइनस जेड me, माइनस को अंदर लेके जाओ my, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, हाँ, और क्या आएगा प्लस जेड me माइनस 2me, और ये माइनस यहाँ आएगा तो ये माइनस mhe प्लस 2me, ये बन जाएगा क्या, ठीक है। चलो तो माइनस जेड me से प्लस जेड me कैंसिल, माइनस 2me से प्लस 2me कैंसिल, ठीक है। तो क्या आएगा मास डिफेक्ट, मास में जो कमी आई कितनी आई, mx माइनस my माइनस मास ऑफ हीलियम, ये मास डिफेक्ट आ गया। अब जो Q वैल्यू है क्या लिखोगे, डेल्टा एम सी स्क्वायर, अब जो Q वैल्यू आएगी वो क्या लिख दोगे, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, और डेल्टा m आपको पता है तो क्या लिख दोगे यहाँ पे mx माइनस